नमस्कार। धात के आज के आयोजन जो फंची के अध्याय के अंतर्गत पहाड़ के अन्न और भोजन के पक्ष में हम समय समय पर आयोजन करते हैं कलियों का, उसका एक बार फिर हमने एक अंतराल के बाद आज आयोजन करने का तय किया है। आज के आयोजन को करने के पीछे एक जो हमारा पुराना संकल्प था, और वो संकल्प था कि हम जो हरेला का आयोजन हर वर्ष करते हैं, जिसमें हम देहरादून में अभी बहुत सारे सामाजिक और सामुदायिक वन बनाने की पहल कर रहे हैं, जिसका एक स्थान ये है स्मृति वन, जहाँ पर आप अभी बैठे हैं। और ऐसी एक पहल हम लोगों ने आज यहाँ से दूर एक नकरौंदा का एक मित्र वन क्षेत्र है वहाँ पर किया है, और एक बाल वन हम बना रहे हैं बनियावाला के इंटर कॉलेज के पास। और आप अगर देखेंगे तो स्मृति वन के प्रवेश मार्ग पर भी हमने 100 पौधों का एक वन बनाने की हमने पहल की है। इसे हमने पुष्पवन नाम दिया है। तो जो ये बहुत सारी छोटी छोटी पहल कर रहे हैं हम 100 पेड़ों का वन बनाने की, उस पहल में एक हमारे सामने ये सवाल आया था। उत्तम सिंह रावत जी ने सवाल को रखा था कि हम देहरादून में तो हरेला को मना रहे हैं, लेकिन हरेला का वास्तविक जो आधार है, वास्तविक जो सवाल है, वो उसकी कृषि का है, पहाड़ के अन्न और उत्पादन का है। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं हरेला के सवाल को पहाड़ के गांव से, उसके उत्पादन से और अन्न से जोड़ना चाहिए। और हमारा जो फंची कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से चल रहा था, जिसमें हम कलियों का आयोजन किया करते थे, और हर महीने 2 महीने के अंतराल में पहाड़ के अलग अलग भोजन परंपराओं के साथ आपका परिचय भी कराते थे, उसका स्वाद भी हम लेते थे। और एक तरह से कम्युनिटी लंच की अवधारणा हमने रखी थी, जिसमें सब लोग अपना अपना अंशदान दे करके भोजन करते हैं एक साथ। और इस तरह से एक ऐसा सिस्टम हमने विकसित करने की कोशिश की थी कि जिसका आधार लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। हम इसको किसी के प्रायोजन के आधार पर इस कार्यक्रम को नहीं चला रहे, बल्कि समाज के प्रायोजन के आधार पर इसे चलाते हैं। तो इस कलियों के अवधारणा में अब हरेला गाँव का आज से एक अध्याय हम जोड़ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी घोषणा के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। एक छोटा सा सटल, जिसे कहते हैं कि धीमा सा प्रयास शुरू करेंगे यहाँ से आज। तो आज हम लोगों ने तय किया था कि जो उत्तराखंड के गाँव की चुनौतियाँ हैं, वहाँ की खेती को जो आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की जो ज़मीन पर जो सबसे पास जाकर जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो इस दौर में जब शहरों में लोग लगातार गाँव से लगातार शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दौर में गाँव के लिए अपने आप को आबाद रखना, उसको ज़िंदा रखना, उसको हरा रखना कितनी बड़ी चुनौती है, और वहाँ के क्या क्या सवाल हैं। तो उन्हीं सब बातों के साथ हम आज हरेला गाँव के अध्याय को शुरू करेंगे। और हमने इसीलिए आज नैल धमोली के पूर्व प्रधान रहे चंद्रमोहन खरकवाल जी को बुलाया, ताकि हम एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जान सकें कि सच में वहाँ के लोग, अगर हम आज पूरे उत्तराखंड में कहा जाता है कि क्या खेती आबाद होनी चाहिए, तो वहाँ पर ज़मीन पर वो कैसे उस काम को निभा रहे हैं। तो चंद्रमोहन खरकवाल जी हमारे नैल धमेली के 2 बार प्रधान रह चुके हैं। उस क्षेत्र में आपने अपने काम से जगह बनाई है, और इस बीच वहाँ पर उन्होंने कई सारे जो खेत बंजर हो गए थे, कई गाँवों की जो भूमि खराब हो गई थी, उसको उन्होंने एक सामुदायिक सहमति से धमेली गाँव के लोगों के से उन्होंने सहमति बनाई, और फिर वहाँ का एक बड़े पैच को उन्होंने आबाद किया है। वहाँ पर वो टमाटर से लेकर तमाम तरह की सीजनल वेजिटेबल्स के साथ साथ कुछ दालों का उत्पादन भी कर रहे हैं। उन्होंने मत्स्य पालन को लेकर भी प्रयोग किया है। उनकी इच्छा है गौशाला बनाने की भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी कहना ये था कि ये सब मैं तभी कर सकता हूँ जबकि इसमें हमको कहीं ना कहीं समाज हमारे साथ आके खड़ा होता है, हमें हौसला देता है, क्योंकि ये काम केवल फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका एक भाव भी है इसके पीछे। वो भी चाहते हैं जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो हरा भरा हो, आबाद हो। तो आज ऐसे चंद्रमोहन खरकवाल जी हमारे बीच में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि चंद्रमोहन खरकवाल जी मंच पर आएँ और स्थान ग्रहण करें, और सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। तो चंद्रमोहन जी भाई का स्वागत है। आप सज्जन और ज़मीन से जुड़े हुए वास्तविक किसान हैं, और मैंने इनसे बोला भी था कि आप वैसे भी बातचीत करना। इस बीच हमारे यहाँ पर सभागार में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। डीसी नौटियाल जी हमारे उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं, और आज के इस आयोजन को हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी के साथ नहीं, बहुत एक सरलता से शुरू करेंगे। हम थोड़ी चंद्रमोहन जी से बातचीत भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम भी लोग उनसे समझ सकें, और अगर हमारे भी कुछ सवाल होंगे तो उनको भी हम ले सकते हैं।
तो आज की इस बातचीत को विधिवत शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले ये भी चाहूँगा कि डीसी नौटियाल जी, हमारे जुयाल जी, विकास भाई, सुशील भाई जो सब आए हैं, सब फ्रंट में भी आ जाएंगे सर तो अच्छा रहेगा। सब लोग आगे आ जाएंगे तो हम बातचीत को और अच्छी तरह से कर सकेंगे। और इधर भी जो लोग हैं, मेरा निवेदन रहा कि एक तरफ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा बातचीत करना। तो पुनः आपका स्वागत। हम एक औपचारिक सेटअप में हम बैठे ज़रूर हैं, पर ये बातचीत अनौपचारिक होगी थोड़ी देर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम चाहेंगे कि अगर हम सच में सवाल को एक सवाल मानते हैं कि पहाड़ की खेती आबाद होनी चाहिए और वो किस तरह से आबाद होगी, उसकी अकादमिक बहसों के अलावा जो ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, अगर उनकी बात को हम गंभीरता से सुन पाए तो हमको ज़रूर भविष्य में कोई उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं चंद्रमोहन भाई से पूछना चाहूँगा कि वो किस क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने कहाँ पढ़ाई करी और कितने समय से अपने एरिया में काम कर रहे हैं। फिर हम खेती किसानी की बात भी करेंगे और थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद ममगा जी। पहले तो गढ़ोली में क्या हिंदी नहीं कई लोग हिंदी में बोलेंगे, ज़्यादा लोग समझेंगे। ठीक है। पहले तो हमारे भाई साहब जो है तन्मय ममगाई जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में आप जितने भी मेरे भाई बहन जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, उनका स्वागत करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा जन्म जो है 1979 में ग्राम खरका में हुआ है। ग्राम पंचायत हमारी खरका है और हमारे ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं। नैल है, धमेली है, खरका है और कोडियार लगा नैल है। तो पढ़ाई हमने शुरू में अपने विद्यालय में की, घर पे की हमेशा। आप लंबा तो नहीं हो रहा था, घर पे ही करी। और इंटरमीडिएट करने के बाद जो है हमारे को आगे पढ़ाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम गरीब परिवार से आते थे। गरीब परिवार से आए हमेशा, तो आगे पढ़ने का तो कोई चारा नहीं रहा। लेकिन हम फिलहाल जो है 4 महीने के लिए दिल्ली चले गए नौकरी करने। 4 महीने हमने वहाँ पे नौकरी करी। जब वहाँ हालत देखी, एक ने इधर बोला इधर काम कर, उधर काम कर हम जो है सीधे वापस घर आ गए। हमने कहा हमें नौकरी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो अपना काम करेंगे, घर में करेंगे। और उसके बाद में न कभी नौकरी करने कहीं गया और न मैंने कभी घर छोड़ा। तो मैं 2003 में जो है पहली बार प्रधान बना, जब मैं 22 साल का था। लोगों का सहयोग भी रहा, अच्छे काम किए तो अगली बार फिर दोबारा मौका मिला। 14 से 19 तक भी रहा। और इस बीच मैंने एक चीज़ सोची जो है कि जिन खेती को करके हमने अपना भरण पोषण, हमारे माँ बाप ने हमें पाला था, हम जिस खेती से हम पले बड़े थे, वो चारों तरफ बंजर हो गई थी। तो एक विचार आया मन में, व्यक्तिगत विचार था। तो मैंने शुरू अपने गांव से किया था, लेकिन गांव में मुझे खुले दिल से बोल रहा हूँ सहयोग नहीं मिला। और हमारी बगल का गांव है धमेली। मैंने उन लोगों से बात करी, वहाँ 70 नाले का एक चक था और 20 साल पुराना बंजर हो चुका था। मैंने उनसे यही कहा था कि अगर आप मुझे आज्ञा दें अगर इसको करने की, तो मैं इस पर एक बार जो है इसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करता हूं। और जब आप संभव हो जाओगे, आप स्वयं इसे करना चाहोगे, मैं उसी दिन इसे छोड़ दूंगा, आवाज़ मैं करके दूंगा आपको। तो उन्होंने स्वेच्छा से उन्होंने कहा, उन्होंने लिखित में एक मीटिंग रखी और उन्होंने लिखित मुझे दे दी कि जब तक आप कर सकते हैं आप करो, हम आपको नहीं रोकेंगे। सहयोग भी बहुत अच्छा है उनका। वहाँ पे चौकीदारी भी करते हैं खुद वो लोग, और वहाँ से एक दाना नहीं उठाएंगे बिना पूछे, बिना पैसे दिए हुए। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। तो पिछले साल से शुरू किया मैंने, ये दूसरा साल है मेरा। तो उसमें आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने उस उपजा बनाया तो 600 करेट टमाटर भेजी हमने वहाँ से, और 20 क्विंटल शिमला मिर्च, 20 क्विंटल पत्ता गोभी। ऐसे करते करते हमने कम से कम 6 या 7 लाख का कारोबार किया मैंने वहाँ से। उसमें बचत बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर कम भी नहीं थी, ठीक था। तो हम इस कार्य को इसलिए भी कर रहा था कि क्या पता गांव के जो 1000-5000 की नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या पता हमें देख के सबक ले और खुद करने की कोशिश करे, तो गांव भी आबाद होंगे
और जो पलायन है, ये पलायन थोड़ा रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो पलायन पे सरकार है, उसमें कई आयोग बने हुए हैं, धरातल पे काम नहीं होते हैं। भाई साहब एक बार आए थे तो उनसे मैंने कहा था कि आप धाद का हम सुनते हैं, उसमें देखते हैं आप कर रहे हो, आप कभी गांव की तरफ इस चीज़ को यहाँ आए आप जो हमारे मंदिर में, और इन्होंने पेड़ भी दिए वहाँ, अच्छे हुए पेड़, जैसे ये तेज पत्ता का इसका जो है इन्होंने दिए थे। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे का पेड़, अब जैसे हमने तेज पत्ता के समय, भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 500 पेड़ लगवाए इस बार। तो औषधीय पौधा है इसलिए वो लगाया है। जैसे हमने आम के पौधे लगाए। अब एक मत्स्य पालन का काम भी हमने शुरू कर रखा है। एक 20 बाई 30 मीटर का एक वो बना रखा, हमने हौज बना रखा, उस पर देखते हैं अगर वहाँ सफल होता है तो ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं गांव में रह के गाँव में रोजगार पैदा करूं और रोजगार दे सकूं। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं कि हम इसमें बहुत बड़ा यहाँ रोजगार करेंगे, यहाँ हम ये काम। हर आदमी देखो, हर गढ़वाली के पास बहुत पैसा है, जो बाहर रह रहे हैं अत्यधिक पैसा है, लेकिन गांव की तरफ खर्च करनी, जमीन ले लगे कि यार ये हमें सुना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने अपने गांव में ऐसा कुछ करें कि नवयुवकों को कुछ सीख मिले। बस यही है हमारा। धन्यवाद। नहीं, बातचीत करेंगे अभी। वो चंद्रमोहन जी बहुत क्या बोला, ट्रेडिशनल वक्ता नहीं है वो, और वो ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं और वो दिन रात काम करते हैं और वो अपने आजीविका के लिए उधर ठेकेदारी आदि का भी काम करते हैं। हमारे मंदिर गांव के उन्होंने कई सारे निर्माण किए। तो उन्होंने पिछले काफ़ी समय से अपने गांव में ही अपनी आजीविका को विकसित किया है। और मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस धमेली का एक उन्होंने चक लिया है, वहाँ पर वो 2 लड़के हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उस इलाके में काफ़ी बड़े स्तर पर वो सब्जियों का सप्लाई करने में कामयाब हुए हैं। तो वो एक उदाहरण भी बन रहे हैं हमारे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडल उनके साथ सामने आ रहा है कि जब गांव में अधिकतर लोग तो शहरों की तरफ बढ़ गए, लेकिन अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे हम शब्द कह रहे हैं आज की तारीख में, और कुछ लोग मिल करके भी उन खेतों को आबाद करके कुछ लोगों की मदद से करते हैं, तो वो भी एक उदाहरण है कि धमेली के लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमोहन जी जो दूसरे गांव के हैं उन्होंने उस क्षेत्र को आबाद किया है और उससे वो कोई एक छोटी सी अर्निंग खड़ी कर पा रहे हैं अपने। तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय में ये बहुत असंभव सा हुआ कि बहुत सारे लोग गाँव लौट करके गाँव आबाद हो जाएंगे, लेकिन गाँव के खेती को आबाद करने के बहुत सारे तरीके ईजाद किए जा सकते हैं। उनमें से एक तरीका चंदू भाई ने रखा है, जो धमेली से बाहर होने के बावजूद भी उन्होंने उस क्षेत्र को काम किया। अब चंद्र भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने उत्पादन किया और अपने उस क्षेत्र को आपने आबाद किया, आपने अपनी तरफ से पैसा भी लगाया उसमें, अब जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ जो भी उत्पादन करते हैं, जो क्षेत्र में उत्पादन होता है, उसको लेकर के अब तकनीकी रूप से दिक्कत है, कहाँ पाते हैं? क्या वहाँ उत्पादन में दिक्कत है? क्या वहाँ बेचने में दिक्कत है? क्या वहाँ पर स्थानीय स्तर पर दिक्कत है? क्या सरकारी योजनाओं में दिक्कत है? तो मैं चाह रहा था कि आप उसकी दिक्कतों को और उसके सामने चुनौतियां क्या है, उसे कैसे आप ठीक करते हैं, इस बारे में बताइए। ठीक है सर, आपने कहा जो वहाँ पे दिक्कत, देखो हमें उगाने में तो फिलहाल कोई वहाँ पे परेशानी ज़्यादा है नहीं। सबसे दिक्कत है वहाँ पे विपणन की। हमारे वहाँ पे लोकल में एक तो लोगों को तो पलायन हो चुका है, आबादी कम है, तो हमें भारी भेजना पड़ता है। तो जैसे हम ये चाह रहे थे कि अगर समाज का, या जैसे आप लोग यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप लोग अगर हमें कुछ सहयोग करें और हम वहाँ से आपको पूर्ण प्राकृतिक जिसे बोलते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ मुहैया करा सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। चुनौती ये है कि ढुलान की, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है सड़कों की। आप यकीन नहीं करोगे, हम वहाँ से माल उठा करके 1 किलोमीटर पर रोड पे लाते हैं, हमें 100 रुपया, अगर 1 कैरेट टमाटर पहुँचाने की तो 100 रुपये पड़ जाता है। सरकारों से भी हमने ये बात की थी कि आप हमें किसी भी कीमत पर लिंक करवा दीजिए। देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ बंजर पड़ रहा है, हम इसे आबाद कर रहे हैं, कम से कम हमें सुविधाएं दी जाएं। खैर कुछ विभागों द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे पाइप का हो गया, हौजों का हो गया, कृषि विभाग उसमें काम किया उन्होंने, झूठ क्यों बोलना है। जैसे हमें घेर बाड़ का था कि हम 1-2 चेक अगर कर रहे हैं तो हमें घेर बाड़ का दे दिया जाए, तो थोड़ा सरकार उसमें भी खैर लिपा पोती थोड़ा लेट लतीफ़ है, कुछ विभागों की कमी भी है। लेकिन मेन विपणन की समस्या है, उगाने की इतनी समस्या नहीं है। तकनीकी आप जो ढुलान, रोड का बहुत ख़राब होना, माल का इस स्थिति में ख़राब हो जाना, 1 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचाने में जो है बहुत ज़्यादा लागत लगना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बाकी उत्पादन में तो हमें कोई समस्या नहीं है।
लोकल मार्केट्स में कितना जा पा रहा है आपका मटेरियल, कितना, आधा, कम, ज़्यादा? रावत जी ऐसा करते हैं कि ठीक है, अभी हम कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, फिर हम अगली बात। तो रावत जी का जो सवाल है कि उनका कहना है कि जो आपने उत्पादन किया है वो आप क्या लोकल कितना कंजम्पशन कर पाते हैं, क्या वहाँ पर लोकल खपत हो जाती है, आपका सामान खराब भी होता है, इस बारे में? नहीं सर, ठीक है, आपने सही, मैंने कहा था आपसे कि हमारा कुछ सामान खराब होने की स्थिति हो ही जाती है। लोकल में इतनी मार्केटिंग है नहीं। अब मैंने कहा नहीं कि पलायन हो चुका है, लोग तो घर पे गांव पे कम है, हमें बाजार भेजना पड़ता है। बाजार में स्थिति क्या हो रही है कि जैसे हम अपना माल उठा के सतपुली ले गए, हमारा नज़दीकी बाजार सतपुली है, वहाँ अगर हम ले जाते हैं तो होता क्या है कि जैसे हम पहले बात करके आए उनसे कि ये रेट है, वहाँ जैसे हम माल हमने वहाँ उतारा वो ठीक आधा बता देते हैं रेट। उन्हें पता है कि ये कहाँ ले जाएगा इसको, ये इसको अब ले जाएगा कहाँ, ये छोड़ेगा यहाँ। तो स्थिति बड़ी विकट यही है। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम अगर इस खराब हो जाए, अब हम आधा रेट में देने को राजी नहीं होते, हम बांट दें उसे, कोई दिक्कत नहीं, अपने लोगों में बांट देंगे, खुशी होगी हमें। एक और इसी से रिलेटेड है कि वहाँ आमतौर पे जो सब्जियों वगैरह की सप्लाई है ये इधर से आती है, नजीमाबाद एंड जो एरिया सर सारी नजीमाबाद से आती है। हाँ, तो वो जो उनका होल्ड है उसको कैसे आपने, मतलब क्योंकि उधर से भी सप्लाई है इधर से भी, तो ये मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? सर अब मैनेज अपने लोगों से, जैसे हम किसी लड़कों को बिठा देते हैं कभी मार्केट में, देखा कि अपना ठीक ठाक है, अपनी गाड़ी में उठाया, उन्होंने कहा जो रोड के बाहर किसी दुकानदार से बात करी, वहीं लगाया और जितना निकला निकाल दिया। और या तो फिर हम, हमारे लिए तब क्या होता है कि अब सतपुली हमें सबसे बेकार मार्केट, हमें सतपुली में नहीं निकलता हमारा माल, बहुत कम मात्रा में। तो सतपुली में तो ये है कि हमारे वहीं से रोड है, तो सतपुली के लिए हमें तो ढुलान तो पड़ता नहीं है। लेकिन हम तब क्या करते हैं कि लोकल में हमारा कलजी खाल है या फिर पौड़ी है, फिर हम वहाँ भेजते हैं, वहाँ रेट ठीक मिलते हैं, लेकिन हमें ढुलान पड़ जाता है, वहाँ दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन ढुलान में मर जाते हैं। नेट बात वही आती है, एक सजेशन है, नहीं बात तो थोड़ा फर्क है, फर्क बेटर है, मिलता है, बेटर मिल जाता है। हम पौड़ी कलजी खा जाए तो बेटर है, बेटर मिलता है। हाँ, लेकिन अगर रोड जुड़ जाए और बेहतरीन हो जाए, बस जो हमें 100 रुपये देना पड़ रहा है वो ना देना पड़े। अच्छा, इसमें चूंकि ये हरेड़ा गांव का जो विचार है जिसके अंतर्गत हमने चंदू भाई को यहाँ बुलाया है, उसको बुलाने के पीछे ये हमारा एक छोटा सा थॉट ये था कि जो बड़े बदलाव हैं तो सरकार की तरफ से आएंगे। जैसे सच बात है कि जो ढुलान का विषय बहुत बड़ा है। पिछले वर्ष हम इन्हीं के क्षेत्र से माल्टे लेके आए थे और लगभग हमने 2 कुंटल माल्टे यहाँ पर आए और एक दिन में वो सब लोगों ने ले भी लिए थे। और हम लोगों ने वहाँ मेरे ख्याल से 20 रुपये लिया था और 10 रुपये की ढुलाई के आसपास हमने 30 रुपये में उसे यहाँ पर पिछले बार कंज्यूम करवाया था। तो लोगों ने लिया था और अच्छा, स्वादिष्ट और बेहतरीन माल्टा। अब उनका ये कहना है कि जो सरकार है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करा हुआ है माल्टे का 8 रुपये। अब 8 रुपये में कोई आदमी अपने यहाँ से तोड़ करके उसे सड़क तक लाएगा तो वो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव, वो उसे वहीं सड़ने देते हैं, पहली बात। और जबकि वो सिट्रस का इतना, विटामिन सी का इतना बड़ा सोर्स है कायदे से, उसका अगर कोई सही उसकी मार्केटिंग करने वाले लोगों तो उसका एक बेहतरीन रास्ता निकल सकता है। तो अगर मार्केट की कॉस्टिंग और मार्केट का सिस्टम नहीं बनेगा तो वो जो उत्पादन हो रहा है उसका सही मूल्य तो मिलेगा नहीं इनको। और सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है कि ये उससे प्रोत्साहित होकर के और माल्टे उत्पादन करें। हमारी साइड पे, जहाँ मेरे गाँव के पास ही है, अच्छी सिट्रस के फ्रूट की संभावना है, लेकिन लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि अब उसमें बहुत उम्मीद नहीं नजर आती उनको। तो पिछले वर्ष जो हम लोगों ने छोटा सा प्रयोग किया था, तो हमारी ये हरेला गांव में कोशिश ये है कि हम चाह रहे थे कि देहरादून में एक ऐसा समूह बने, हम सब लोग 50, 100, 200, 400, 500 लोग, हम किसी भी एक गाँव के साथ खड़े हो जाए। वो आज इनका हो सकता है, कल किसी और का हो सकता है, और जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसको हम उसके खरीदार, छोटे से छोटे खरीदार बने। और अगर हम उनको एक प्रॉमिस दे सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने कोई प्रोडक्शन किया, आप इसकी क्वालिटी अच्छी रखो, हमारी लेकिन क्वालिटी अच्छी रखने की जिम्मेदारी, तो फिर एक रास्ता निकल सकता है। और ये रास्ता फिर अंततः हम सरकारों को किसी मॉडल को आगे ले जा सकते हैं कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ कम्युनिटी सपोर्ट से चीज़ें खड़ी हों। क्योंकि अभी तक क्या है कि हम सरकारों की तरफ तो देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितनी फसलें, जितने उत्पादन बिकते हैं वो MSP पर नहीं बिकते। जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, सरकार ने इस बार झंगोरे का, कोदे का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा हुआ 38 रुपये। उत्तराखंड सरकार ने बड़े जद्दोजहद थे, DC नौटियाल जी जानते हैं, हम लोग हरेला के टाइम पे गए थे, तब MSP की बात 2014 से चली है, किसी तरह से 38 रुपये में आया। 25 रुपये इस बार झंगोरा था।
तो रामेंद्र मंदरवाल जी जो सहकारिता विभाग के प्रमुख हैं और जो विभाग इसका कलेक्शन कर रहा है झंगोरे और कोदे का, उन्होंने बताया कि चूंकि कोदे की वैल्यू तो 38 दे रही थी, तो वो तो काफ़ी बम्पर खरीद हुई उनकी और मिला नहीं उसके बाद, मतलब लोगों ने मतलब कह रहे थे हमारा ख़त्म हो चुका। और झंगोरा तो खैर बहुत ही कम मिला उनको, क्योंकि झंगोरा बाजार में 100 रुपये बिक रहा है और कोदा बाजार में 50 रुपये बिक रहा है। तो अगर मार्केट इंप्रूव कर जाता है तो एमएसपी रेलेवेंट हो जाते हैं। मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि अगर हम लोग समाज में अगर ये चेतना आ जाए, मैं इसे छोटे स्तर पे मानता हूँ, और उसका एक बड़ा कंज्यूमर वर्ग खड़ा हो जाए सरकार से अलग, तो सरकारें अपने आप उसका रेट बढ़ाने में विवश हो जाएंगी। जैसे आज कोदे का 38 रुपये हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा हरेला गांव का इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं उत्तम सिंह रावत जी को विशेष मैं आप बैठे, मैंने उनसे पहले भी मेंशन किया कि उन्होंने कहा था कि हमको हरेला को कहीं कनेक्ट करना चाहिए। तो हम एक छोटा सा मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। और भाई जो चंदू भाई जो कहना चाह रहे हैं, इसमें सवाल ले सकते हैं कि वो उनका कहना भी यही, कहीं ना कहीं उनको जो उनकी जो खरीद की एश्योरेंस है, उनकी जो खरीद की दिक्कत है ढुलाई की, उसका जो लागत है, अगर वो बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर वो उसे अगली बार नहीं करते उस काम को। खैर, आप कुछ कहना चाहिए। सर मैं ये जो भाई साहब ने बोला ना, बहुत अच्छी बात है। मेरा घर पड़ता चमोली गढ़वाल में पिन्नर घाटी। पिन्नर घाटी में जहाँ नंदा देवी राजेश्वरी शुरू होती है, वहाँ घर है। तो वही मेरे को बात याद आई कि हम 11 पेड़ हमारे ये संतरे के, नारंगी अलग है, संतरे अलग है। वहाँ पर ये सिस्टम है कि इतनी उपजाऊ भूमि है कि न तो गूणी बांदर है, न वहाँ पर ये है सूंगर है, न हिरन, कुछ नहीं है। लेकिन अभी वहाँ पर बंदा गया और 11 पेड़ है हमारे संतरे के, बड़े बड़े संतरे होते हो। तो 200 रुपये बोला, मेरी माँ रहती है अकेले घर में और सब भाई लोग भारी हैं और एक मेरी दीदी है। तो बोला एक पेड़ जो है 200 का, उस पर कम से कम संतरे होंगे कम से कम 2 क्विंटल। नहीं, बाहर का आदमी रहा 2 क्विंटल बाहर का रहा आदमी। बोला उसने बयाना लगा दिया 200। तो मम्मी ने फ़ोन किया, गढ़वाली हम बेबे बोलते हैं, ईजा बोलते हैं। तो बोला दे दूँ, बेबे रुक जा। तो अभी वहाँ पर मैंने कहा फैक्ट्री है, मैंने कहा ये अपने कालेश्वर में, तो वहाँ फैक्ट्री में पिछली बार ले गया तो उन्होंने 5000 रुपये दिए थे। तो मैं यहाँ से कार ले गया, फिर एक मैंने गोरखाली तैयार किया, पेड़ में मैं चढ़ नहीं पाया तो उतना कांटे भी रहते। फिर ढुलान के लिए आपने जो बोला ना, वो बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला भाई जी आप फौजी आदमी हैं, कुछ नहीं 2 बोतल दारू दे दो, पूरे संतरे निकालो। पूरे संतरे निकालो, 2 बोतल दारू, एक 800 की, 1600 की होगी, 2 दिया। फिर ढुलान के लिए अलग बंदे किए और 2 किलोमीटर दूर था, उसने बोली लगा दी। नंबर 2 कोदा अभी 12 रुपये किलो के हिसाब से मेरे चाचा ने 20 क्विंटल बेचे, 12 रुपये किलो। अब मैंने मना किया मम्मी को कि मत बेचना, अभी मैं आऊँगा अभी उसके बाद बेच। पर ये पे बोला घुन पड़ जाओ, ये ख़राब हो जाएगा। पुराना कोदा भी ऐसा बड़ा, चूहा भी ऐसे, सोए भी। तो मेन जो ढुलान, एक बार ममगाई जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि एक बार पिंडर घाटी में बहुत उपजाऊ भूमि हमारी चमोली की, वहाँ पर पलायन कम है, नारायण बगड़ ऐसा, नारायण बगड़ खराली ऊपर है ऐसे। पर वही है कि रोड कनेक्ट नहीं हुआ। बस खराली से नारायण बगड़ से सर मेन बाजार से हम 2 किलोमीटर वो गाड़ी जाती है, गाड़ी से मेरा घर 3 किलोमीटर है। फिर वो एक ढुलान के लिए उनको बोतल चाहिए, बिना बोतल तो मान। सर सबसे बड़ी दिक्कत वही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ढुलान किया। दूसरी बात आप जैसे बोल रहे हैं ना, कोदा था 20 क्विंटल, आप अगर स्वयं जाते अगर यहाँ लाते और अगर भाई साहब वो करते, मेरे ख्याल से इतने लोग पड़े हुए हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ यही निकल जाती है। आप 12 रुपये किलो क्यों दे रहे हैं किसी को? रखा हुआ अभी तक, मैंने बोला मैं जाऊँगा, मैंने भाई साहब एक बार हमारे वहाँ विजिट करेंगे। इतना लोकेशन ना बोलते ना पौड़ी में, आप बुरा मत माना, बोलते गुणी बांद्रा, हमारे वहाँ वो नहीं है, केवल बाँज ही बाँज है बस। और ये बाँज सिर्फ, और संतरे हैं, आलू है और कुछ नहीं। और ये वो क्या नाम है, कोदे। आप जवाब दे रहे इसका हैं। जानवरों की बात पे बात करें। हाँ, सर जानवर, जानवर आप कह रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं है। जानवर नहीं है, जानवर माने कि जो जानवर थे ना, गुणी बांधर नहीं है जो नुकसान करे वो है। तो ऐसा है ना, आपके घर पे जब माता जी हैं तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे, अगर देखो ढुलान का है तो या तो लोकल में निकले वो सामान, तब तो ठीक है। मेरे ख्याल सभी के होंगे वहाँ पे, फिर पेड़ तो वो चाचा के हैं, सभी के होंगे ना। तो या तो एक साथ उनको जो है कोई गाड़ी करके, या तो आप प्लेन्स में ले आए, तो जो बाहर रह रहे हैं लोग उन चीज़ों की कदर उन्हीं को है, जो लोकल में रह रहे हैं वो कदर नहीं करेंगे उस चीज़ की। अच्छा, मुझे लगता है एक एक करके लेंगे, ऐसे वैसे 1 to 1 बातचीत करेंगे, बहुत देर जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि जैसा कि सतीश जी ने बोला है, हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं, हम तो मेहनत करने वाले। हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोग जो फंची की सदस्यता है, मेरा सबसे निवेदन है कि हरेड़ा गांव की सदस्यता लीजिएगा। हम उसकी 100 रुपये महीने की सदस्यता लेते हैं। मकसद क्या होता है कि हम चाह रहे हैं कि देहरादून में कुछ कमिटेड लोग खड़े हो जाए, 50, 100, 200, 500, जो उसके कंज्यूमर बनने में इंटरेस्टेड हो,
हम उनको सूचनाएं दिया करेंगे कि हमारे पास, मान लिया आपके क्षेत्र से माल्टा आ गया, आपके क्षेत्र से कोदा आ गया, हम कहेंगे भाई हमारे पास उपलब्ध है, जो उसने लेना है वो ऑर्डर कर देगा। तो जो ऑर्डर कर देगा तो हम वहाँ से मंगा लेंगे। धीरे धीरे इसे विकसित किया जाए। समाज में या समूह में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और धात के जितने भी कार्यक्रम हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विशेष रूप से, आप लोग बहुत सारे लोग पुराने हैं, बहुत सारे नए, बार बार हम बताते हैं कि धात के जितने भी कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं वो टोटल सोशल सपोर्ट पर बेस्ड है। हम उसी को लगातार डेवलप करने के लिए काम करते हैं। चाहे हमारा केदारनाथ आपदा के बच्चों की शिक्षा का सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें हमने 50 लाख रुपए तक का डोनेशन इकट्ठा करके एजुकेशन के लिए दिया, वो भी पब्लिक सपोर्ट से करा है। जो कोना कक्षा के 800 स्कूल चलते हैं वो भी लोगों के अंशदान से हैं। जो स्मृति वन में पौधे लगे वो भी लोगों ने लगाए। तो मेरा ये कहना बार बार है कि हम समाज की शक्ति पे बहुत गहरा यकीन रखते हैं। अगर हम सब लोग चाहें, थोड़ा सा मेहनत करें, ज़्यादा बड़ा समूह हो पाए, तो हम बहुत सारे गाँव को मिलकर के आबाद कर सकते हैं। अगर आप चंद्रमोहन भाई को हम एश्योरेंस दे दें कि भाई ठीक है, तुम्हारे क्षेत्र का अगर 5 कुंटल माल्टा भी होता है तो हम यहाँ पर खरीदने के लिए सब अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि लो भाई 5-5 किलो माल्टा, क्या दिक्कत है, पहाड़ के इतनी शुद्ध धरती से आ रहा है, तो क्यों नहीं वो गाँव आबाद होकर उम्मीद से जग जाएगा। ऐसे ही आपके क्षेत्र में, तो इसलिए हम इस पर हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में। आप सबसे निवेदन ये रहेगा कि हम अपने स्तर पर खुद भी उसके मेंबर बने, औरों को मेंबर बनाएं, और हम ये कोशिश करें कि जो वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा ढलाई का कॉस्ट जोड़ करके वो आगे रास्ता बन जाए। तो चलिए, और कोई सवाल लेना चाहता है तो देखते, पर मैं ये जानवरों का सवाल मैं जानबूझ चंदू भाई से ज़रूर लें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं चमोली में नहीं, लेकिन हम बहुत सुनते हैं हमारे क्षेत्र में कि बंदरों और सुअरों का आतंक से खेती और जो भी उसमें काम करते हैं वो लोग बहुत हतोत्साहित होते हैं। चंदू भाई मुझे बता रहे थे कि चिड़ियों का भी बहुत बड़ा आतंक है, कि जो वहाँ पर कोदे झंगोरे को करते हैं तो उसको चिड़ियाएँ भी खा जाती हैं। तो मैं चाहूँगा इस बारे में भी वो सच्चाई बताएं कि क्या हकीकत है और कितनी दिक्कत है, इसको लेकर के भी अपनी बात रखें। देखिए सर, जहाँ तक जानवरों की बात है, आपने तो कहा कि हमारे यहाँ जो है सुअर से लेके बंदर से लेके हर जानवर है। सुनो सही, तो उसमें होता क्या है कि हम लोगों का उस पर बड़ा ध्यान रहता है। इन जानवरों को तो हम रोक लेते हैं, ये आपका जो बंदर कह रहे हैं आप लोग या सुअर कह रहे हैं, इन्हें तो हम रोक देते हैं। लेकिन मेन समस्या वहाँ पे क्या है कि हम मोटा अनाज जो बोते हैं उसमें चिड़ियाओं का बहुत बड़ा आतंक, और उन्हें हम रोक नहीं सकते। क्यों? उसका बहुत छोटा सा कारण, उदाहरण भी है, बहुत बड़ा कारण भी है। पहले होता क्या था, गांव में हर आदमी की पूरी खेती की हुई थी आवाज़ ना, तो वो बाहरी चिड़िया जितनी खाती थी बाहर की खाती थी ना। आज क्या हुआ कि हमारे मेरे ख्याल से करीबन 10 किलोमीटर के दायरे में एक मैंने वहाँ पे वो चेक आबाद किया, और मैंने उस पर गेहूँ और सरसों बोई। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बोई, तो चिड़ियाओं ने इतनी बुरे हाल किए, उसके बावजूद भी 1.5 क्विंटल सरसों हो ही गई, बचाते बचाते भी। ठीक है, तो हमें तो वो समस्या नहीं। तो हमारे यहाँ तो मोटा अनाज बहुत अच्छा होता है सब्जियों के मुकाबले, और दालें बहुत अच्छी होती हैं। दालों पे क्या है, चूहा, बहुत बुरे हाल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। कारण ये है कि जब चारों तरफ बंजर पड़ा हुआ तो सारी चीज़ें वहीं तो आएंगी, वो कहाँ जाएंगी? उसने भी यहीं रहना, प्रकृति की देन है, वो यहीं रहेंगी। तो वो बड़ा भारी नुकसान है। अब कई जैसे विभाग कहते हैं कि जी जाली डालो, अब इतने बड़े खेतों में जाली डालना संभव नहीं है, बहुत बड़ी लागत चाहिए उसके लिए, है ना। तो फिलहाल देखते हैं, इसलिए हमने सब्जियों पे ज़्यादा फोकस दिया है। थोड़ा बहुत मोटी दाल जैसे सोयाबीन है, हमारे यहाँ का सोयाबीन बहुत बढ़िया होता है, सोयाबीन अच्छा होता है, और उसको चिड़िया भी नुकसान नहीं करती है। हाँ, बट या सोयाबीन जो भी है उस वैरायटी में जो है, जैसे दाल है, गहत है, इनको कम नुकसान कर पाता है। तो मेन तो मोटे जैसे कोदा बोल रहे हैं, झंगोरा बोले, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। बोते ज़रूर हैं पर रिस्क हो जाता है। बाकी क्या आपके क्षेत्र के आसपास और दूसरे मोटे अनाज भी होते हैं, जैसे कोदे और झंगोरे को छोड़ के कंगनी है या कुटकी है, कौड़ी है? नहीं, वो चीज़ तो फिलहाल लुप्त हो चुकी है। कौड़ी जो आप कह रहे हैं ना, वो चीज़ें तो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है। कोई भी नहीं अब करता है, कोई करने को राजी नहीं है, करेगा तो मुंडेर पे लग जाती थी पहले मुंडेरी पे लगाते थे। हाँ, ठीक है, लेकिन अब मैं कह तो रहा हूँ कि चिड़ियाओं की वजह से ही लोगों ने छोड़ दिया। पर अब उनकी डिमांड वापस आ रही है। अब जो है देखो, समय प्रकृति का जो है पे आ रही है, समय जो है घूमते हुए आता है। ये तो चक्कर है कि आज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आज हम ये देख रहे हैं, संभवतः जो है कि पलायन इसी पे चिल्ला रहे हैं ना। एक ऐसा समय भी आएगा जब रिटर्न होगा, पहाड़ों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन शायद हम लोग ना देख पाए। आएगा, हमारे लोग ना आए, कोई बाहर का आएगा जरूर,
होना है उसने दोबारा आबाद, आज ना हो चाहे वो 60 साल बाद हो चाहे 100 साल बाद। क्या आप ऐसी उपज है इसको लगाने की तरफ क्या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत शुरुआत करके देखी जाए? सर जो अगर सहयोग, जैसे मैंने अभी कहा ना आप लोगों से, अगर हमें विपणन में या हमें उसमें अगर सहयोग मिले, हमें ये लगे कि इससे हमें, देखो हर आदमी जो है बच्चों के लिए पेट के लिए जी रहा है ना, सामाजिक कार्य भी अपनी जगह में है, लेकिन बच्चे देखने में मैं अपनी व्यक्तिगत बातें बता रहा हूँ, थोड़ा आप बुरा ना माने। मोटे अनाज की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा है, ये अब हुआ, ये 2-3 सालों के अंदर हुआ है। सिर्फ कोदा झंगोरा मिलता है, हाँ कौड़ी कुटकी बिल्कुल नहीं मिलता। सर आपके सुझाव पे इस पे भी आगे ध्यान देंगे। अगर कौड़ी कुटकी होगा तो यहाँ पर इतनी डिमांड है कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस समय इस चीज़ का तो हमें बीज भी उपलब्ध नहीं है शायद, अभी तो कोई विभाग ही भी कोई बीज ही उपलब्ध नहीं, पर देखते हैं धीरे धीरे मिलता है। तो हमारे बच्चे भी पौड़ी में चले गए थे पढ़ने के, लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया तो खुद हमारी मिसेज छोड़ के घर आ गई कि यार जब ये कर रहे हैं तो मैं भी वही रहूँ। 7 गाय हैं सर इस समय मैंने अपने घर पे, ये मत कहना मैं दूध का भी कर रहा हूँ साथ में, वो मेरी मिसेज देखती है। 7 गाय हैं और स्टार्ट में तो 18-20 लीटर दूध निकाला हमने, आजकल तो 5-7 लीटर है। तो वो भी सोच रहा हूँ कि देखो गौधाम का भी सोच रहा था कि जब गाय लोगों ने दूध पी और छोड़ दी, जब रोडों में घूमते हुए देखते हैं तो बड़ा दुख होता है उसका, क्योंकि हम तो बचपन से काम ही यही करे, तो सोच रहे हैं अगर गौधाम होता तो दोनों काम हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो आपका दूध का काम भी चल सकता है और उधर गौ सेवा भी हो जाएगी। तो आप लोगों का सहयोग देखो। अच्छा, इस पे ना सवाल लेने से पहले एक छोटा सा सवाल और था कि जैसे हम सब लोग वैसे तो जो खबरें पढ़ते हैं, जो सूचनाएं आती है वो बहुत निराश करने वाली होती है, और इसीलिए सामाजिक संस्थाओं को इस तरह की पहल करनी होती है, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं अक्षम और कहीं ना कहीं उस तरह से कामयाब नहीं हुई जो हमारी उम्मीद थी। उत्तराखंड को बने हुए लगभग 23 साल हो गए, और सच बात यह है कि पहाड़ों से जो नीचे उतरने का सिलसिला है, नौकरी की तलाश में वो कायम है। तो इसलिए हमको सामाजिक संस्थाओं के तौर पर हम लोग सोचते हैं कि इस सवाल से हम टकराते हैं। तो आप ने अभी एक बात कही कि आने वाले समय में ज़रूर लोग लौटेंगे गाँव की तरफ, भले हम नहीं लौटे कोई और लौटेगा। तो आप जो पहाड़ की खेती है, पहाड़ का उत्पादन है, उसको लेकर के भविष्य की संभावना क्या देखते हैं? आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कैसे आबाद हो गए पहाड़ की खेती और क्या रास्ता होगा, इस पर आप अपना बताओ। आपका जो आपकी इतने सालों की करने की समझ बनी है, वो कैसे रास्ता निकला? सर मैं आपसे ये कहता हूँ, देखो इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप जो आबाद करने की बात करें, हो सकता है एक योजना चलती है केंद्र की मनरेगा, हमने एक बार बात भी रखी थी पौड़ी ऑडिटोरियम में, जब 2008 में मनरेगा शुरू हुई थी तो हमने एक बात रखी थी कि देखो खड़िंजा मार्ग, ये खाल बनाना, चेक डैम बनाना, यही वो मनरेगा के और रोज़गार के लिए, कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पे उसे रोज़गार मिले। हमने तो ये सुझाव दिया था कि देखो चारों तरफ बंदर पे आप रोज़गार भी दे रहे हो, आप जो है अगर इन्हीं लोगों से, गाँव के लोगों से ये कहो कि आप अपना खेत खोदो, इसे खोदो और आपको इसकी दिहाड़ी मिलेगी। मॉनिटरिंग तो हो ही रही है, वो आदमी जब काम करेगा, अपना खेत खोदेगा, तो उसे जरूर ये लालच आएगा कि मैं इसमें कुछ न कुछ बीज डाल दूं, थोड़ा ही सही कुछ उपज होगी, पानी का संचय अपने आप हो जाएगा। आज की डेट में जो खंतिया बन रही है, खाल बन, सारे विभागों की एक ही पड़ी हुई है, या तो कूड़ेदान लगवा दो, या खाल खुदवा दो, या खंतियाँ बना दो। इसी पे चल रहा है कि पहाड़ में पानी इससे बचेगा। कितना करोगे, कितना जल स्तर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम ये कह रहे थे कि हर गांव में देखो मनरेगा 20-20, 25-25, 30-30 लाख के काम होते हैं मनरेगा के, तो यही रखा था। और बोलते भी हैं अधिकारियों से, बोलते वो कह रहे जी दिल्ली से जो योजना स्वीकृत हो गई, जो कार्य योजना में चढ़ गई, काम वही करने पड़ेंगे। ग्राम सभा का प्रस्ताव तो लिया जाएगा, कार्य योजना चढ़ेगी अपने हिसाब से, तो फिर ग्राम सभाओं की, पंचायतों का कोई काम नहीं रह गया। जब योजनाएं, हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ी जिलों के लिए मनरेगा से लेके हर विभाग से के हर कार्य योजना अलग होनी चाहिए प्लेन्स के मुकाबले, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उसी प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए जो ग्राम सभा चयनित करे, उन्हें क्या जरूरत है। हमने ये कहा था कि आप खेत खुदवाओ, आबाद अपने आप होना शुरू हो जाएगा, ये झाड़ियाँ होनी खत्म शुरू हो जाएगी। पर नहीं, खड़िंचा लगाना है तो खड़िंचा लगाना है, और चकडाम लगाना है, गधेरे में जाके कोई देखने वाला नहीं। हमने भी 10 साल का कार्यकाल का, हमारे साथ भी यही हुआ। हमने ना करते करते, मैंने तो स्वयं मनरेगा में जबरदस्ती दीवार भी लगाई, और अधिकारियों ने से कहा कि दीवार में 85 मीटर लगाऊंगा 100 की बजाय, बाकी खेत खुदवाऊंगा, जब जवाब देना होगा हम जवाब देंगे उसका। क्यों किया हमने ऐसे? हमें उस दीवार को घेर के क्या फायदा जब हम उसके अंदर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
किसके लिए बंद करोगे? झाड़ी उगाने के लिए? तो ऐसी बात नहीं, इसमें हमें सहयोग भी मिला है विभागों का भी, ज़्यादा छीटाकशी नहीं हुई। तो हमें लोगों से भी ये संदेश पहुंचा रहे हैं, जहाँ भी पंचायतें हैं पहाड़ी जिलों के लिए सरकारों की द्वारा योजनाएं भी अलग बनाई जाए, उसकी भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। प्लेन्स में जो योजना चल रही वही योजना हम पे थोपी जाती हैं, तो ये ठीक नहीं है। हो सकता है आबाद हो सकते हैं, अगर थोड़ा सरकार करे, थोड़ा लोगों का भी सहयोग हो, लोग भी इसके बारे में सोचे कि हम कुछ करना है। खुदेगा पेड़ लगाएं, पेड़ बहुत लगते हैं, ऐसी बात नहीं। हरेला के अंतर्गत भी जो जब ये चलाया था तो उसके अंतर्गत भी पेड़ बहुत लगते हैं। तो बंजर में पेड़ भी आबाद नहीं होता कभी नहीं। खेत खुदा होगा, उसे पानी पर्याप्त मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो पेड़ भी अच्छा होगा। बागवानी आप हिमाचल ही देख लो ना, कहाँ चला गया जो है, फल में तो है, फल सब्जी में, और हम यहाँ ऐसे ही रह गए, जबकि सरकार दुनिया भर का खर्चा कर रही है इसमें। ऐसा नहीं है कि गांव में पैसा नहीं है, पैसा नहीं आता है, बहुत खर्चा आता है। योजनाएं ठीक नहीं है, ये हम खुलेआम सरकार को भी बोलते हैं और विभागों को भी बोलते हैं। आप सही कह रहे हैं, अगर सरकारें सही सोच से काम करती तो ये मीटिंग हो ही नहीं रही होती। लेकिन अब जो सॉल्यूशंस हैं उसमें एक ये समझ में आता है कि आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ सोचा या किया अपने जो आप उगा रहे हैं जी। क्योंकि ब्लॉक लेवल से ये इन कुछ गांवों में ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए कोई बॉडी है इनकी उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उनके थ्रू लोग आए, उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि आप अपने खेतों को ऑर्गेनिक सर्टिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़मीन को सर्टिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर को, और उसकी एक प्रोसेस है जो लगभग 3 साल तक चलती है, पर शुरुआत हो जाती है, फिर उसके बाद वो इंस्पेक्शन वगैरह होते रहते हैं। तो अगर उस प्रोसेस में आप लोग जाएं, आप रह रहे हैं, सब कर ही रहे हैं, तो आपके उस 70 नाली के चेक को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया तो उस प्रोड्यूस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है वो इससे कम हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा उसका कीमत बड़े बाज़ारों में, बड़े शहरों में, इवन इंटरनेशनल मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फूड की कीमतें तो बहुत हैं। सर ऐसा मैंने पिछले साल से किया है, तो खैर अभी तो विभाग के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया है। क्यों हम गए हैं वहाँ पे और उनसे कहा भी करते हम ऑर्गेनिक रूप से ही हैं, केवल हम सुनो, मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं ना कि वहाँ से सर्टिफिकेट उन्होंने किया कि नहीं, अभी तो किया नहीं, देखते हैं अब 2-3 साल जैसे करेंगे फिर उनसे बात करते हैं कि क्या करते हैं। हमने तो पहले उनसे यही रखा था कि आप पहले घेर बात करवा दीजिए, ये तो बात की बातें हैं कि हम इसमें तो जैसे अब सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग वहाँ पे होता क्या है कि आपको सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं, प्रॉपर ढंग से होती नहीं है। हमने तो आज दिन तक नहीं देखा उन्हें आए हुए कि कभी उन्होंने सॉइल टेस्ट भी किया होगा कि इस जगह पे कौन सी चीज़ अच्छी हो सकती है। हम तो अपने मेहनत से उस चीज़ पे उगा दे रहे हैं हम उसे, वो हमारे अपने ऊपर बात है। लेकिन ये कभी मिट्टी मंगवाते हैं, उसका रिजल्ट तो है वहीं से जो है का उसमें भर के कार्ड भर के अपने आप आ जाता है, हम तक तो ये पहुंचता नहीं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। बहुत सही आप कह रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग का तो एक प्रोसेस है, उसके लिए सैंपल लेना भी एक प्रोसेस है जो कोई नहीं आता गाँव में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर ऐसा करते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे हमारी जिज्ञासा होगी। तो एक तो 2 तरह की चीज़ें, एक तो हम जो गवर्नमेंट से चाहते हैं, हम जो सरकार के स्तर पर चाहते हैं कि सरकारें शुभम जो सरकार के स्तर पर हम चाहते हैं, जो हमारा तरफ से प्रस्ताव जाना चाहिए, जैसे सोशल इनिशिएटिव्स को लेकर गवर्नमेंट के लेवल पर जो सुधार की ज़रूरत है, वो सवाल भी उठाए जाने ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी उत्तम सिंह रावत जी और हम एक ग्रुप में एक दीपक करगेती जी दे थे, जिन्होंने उद्यान विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के एक कैंपेन करा, अनशन किया और अंततः CBI जांच हुई। क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड कृषि विभाग में चल रहा था, जहाँ पर फर्जी तरह से नर्सरियों से खरीद हो रही थी और कई उसमें बहुत बड़ा घोटाला था, और ऐसे करप्ट लोगों को उसमें लाया गया था कि जानबूझ करके उनके बहाने से कई सारा पैसे का हेर फेर किया गया था। तो वो भी एक लड़ाई बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना तो ज़रूरी है ही। लेकिन हम जो हमारे पास की जिम्मेदारी है, अब हम जो चंद्रमोहन जी से के साथ जुड़ करके हरेला गाँव का एक कनेक्शन खड़ा करेंगे आने वाले समय में, तो ऐसे बहुत सारे सवालों को समझने में और उनके लिए काम करने में हमें रास्ता मिलेगा। जैसे ऑर्गेनिक वाला आपने रखा बात को हम इसे नोटिस करते हैं, अगली बार हम जब जाएंगे तो हम इनके गाँव के लिए हम अपने स्तर पर बातचीत करते हैं।
अगर उन्होंने मनरेगा की बात करी है तो हमको भी अपने स्तर से उठाना चाहिए। तो हम मिलजुल करके उनके, वो तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनके केवल कंज्यूमर नहीं बने। कंज्यूमर तो हम इसलिए बना रहे हैं लोगों को कि लोग सेंसिटिव हो, क्योंकि आज अगर पहाड़ के खेत बर्बाद हो रहे तो लोग अब संवेदनशील भी नहीं रह गए। एक जमाने में तो लोग बात करते थे, अब बात करनी बंद करते, लोगों ने कहा छोड़ो अब तो ऐसा होना ही है। तो कम से कम खा रहे हैं तो जिस अन्न को खाएंगे उसके प्रति संवेदना जागृत होगी। संवेदना जागृत होगी तो हम कहीं ना कहीं बात रखेंगे, क्योंकि वो एक इतनी अच्छी हरी भरी धरती रही है, उसको बंजर होते हुए देखना हम सब लोगों के लिए बड़ा सवाल है, समाज के तौर पे भी। तो मुझे लगता है कि अब हम यहाँ भोजन की ओर प्रस्थान करेंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। तो मैं अब अगर कोई और सवाल ले सकते हैं हम अपनी तरफ से, लेकिन चंदू भाई से मैं चाहता हूँ कि एक अपील आपकी तरफ से जाए। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम शहरों में समूह बनाएं जो उन गाँवों के पक्ष में खड़े हों, उनके कंज्यूमर बने, उनके सवाल के साथी बने, उनकी दिक्कतों को समझें, और जहाँ तक हो सके व्यक्तिगत रूप से भी प्रयासरत हों, क्योंकि हम 50 लोगों से भी पूरा नहीं होने वाला काम। हम 100, 500, 1000 होने चाहिए, तब जाकर हम किन्हीं 2, 4, 5, 10 गाँवों को जिंदा कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि चंद्रमोहन जी लास्ट में अपील करें, और उसके बाद मेरा DC नौटियाल जी से निवेदन रहेगा कि वो धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम भोजन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलो, तो मेरा खैर आप लोगों से, आप पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि गांव में जो है देखो कुछ सरकारों के द्वारा भी कुछ सहयोग हो और कुछ आम लोग। मेरा अपना विचार ये है कि तो अगले 3 सालों में, मैं फ़िलहाल अभी ज़्यादा तो लंबा तो नहीं चल सकता हूँ, पर ये ज़रूर है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में जो हमारे 3-4 गाँव आते हैं, इसे एक मॉडल के रूप में खड़ा जरूर करूँ। ये अगर मैं शरीर ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, और आप लोगों का सहयोग, मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे विपणन वाली मैंने बात की थी, हम ऑर्गेनिक तरीके से हर चीज़ को हम देखो, मधुमक्खी का काम भी मैंने शुरू किया है, अभी 8 पेटियों से किया है, वो भी कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की पेवर 100% जिसे ऑर्गेनिक बोलते हैं वो है। और अगर आप लोगों का सहयोग हो और भाई साहब की मदद से, खैर मैं आप सबसे तो खैर वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर थोड़ा अगर सहयोग हो तो आप हमें जो है वहाँ प्रोत्साहित करें, हमारे उत्पादकों को खरीदने का प्रयास करें, तो शायद हम इसे आगे बढ़ाएं। और फिर एक ग्राम सभा को बना करके दूसरी ग्राम सभा खुद ब खुद अपने काम को करना शुरू कर देगी। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि मैं इससे आगे बढ़ूं, मैं इससे अच्छा काम करूं, ये नहीं हो कि इसे ख़त्म करके मैं आगे बढ़ूं। तो ये तो हम गांव में बोलते हैं, और कई लड़कों का भी सहयोग होता है, हमारे जैसे गांव में गुरजन लोग हैं उनका भी हमें रहता है मार्गदर्शन, सहयोग रहता है। तो बाकी तो ज़्यादा मैं भाषणबाजी ना ज़्यादा जानता हूँ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि ये जो एक कुचक्र है जिसकी आपने हमें बताया कि ढुलान नहीं होता है, खेत और गांव जो हैं वो सड़क से दूर हैं, कटे हुए हैं, और अगर हम उसकी ढुलान देते हैं लेबर रेट बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, जब हम बाज़ारों में लेके जाते हैं तो हमें सही दाम नहीं मिलता है। इन सब वजहों के चलते, या फिर जो जानवरों का वो है आतंक है या जो भी कहें, उन सब के चलते बहुत सारा सामान, बहुत सारी उपज खराब भी होती है। तो क्या ऐसा भी आपने सोचा है कि कुछ गांव का इलाके के बीच में एक कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो, कोई छोटा सा एक पहल हो जो कि बहुत छोटे से स्तर पे पॉसिबल हो जाती है? उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल हमारे को नॉलेज भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उससे मान लीजिए आपका टमाटर या आपका माल्टा या आपकी कोई भी उपज खराब हो रही है तो वो बच भी जाती है, प्रोसेस हो जाती है, और प्रोसेस होने से एक तो उसके दाम, जो माल्टा 8 या 20 रुपए आप बेचते हैं, वही माल्टे की स्क्वैश जैम बन करके वो 100 रुपए और 200 रुपए बिकती है, और खराब नहीं होती तो 6 महीने साल तक टिक भी जाती है अगर नहीं भी बिकती तो क्या उस तरफ भी आप कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि वो महिलाओं के लिए भी करना संभव है घर में बैठ करके, उसके लिए कहीं जाना नहीं। लेकिन हाँ, विपणन की वहां भी जरूर एक समस्या आएगी और वो करी जाएगी। जैसे आपने कहा मौन पालन आपने शुरू किया 8 बक्सों से, मैं व्यक्तिगत रूप पे आपको ये कह सकता हूं कि आप बताइए आपके पास कितना शहद तैयार है, हम अभी लोगों से यहाँ अपील करते हैं और आपका सारा शहद अभी बिकवा देते हैं। आप कहिए।
सर अब आपने जो कहा ना कि उसके बारे में, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ एक तो जूस का और जैमों का काम किया जाए, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मेरा मकसद ही रोज़गार है, मेरा मकसद इनकम से ज़्यादा वहाँ रोज़गार का है कि किस तरीके से लोकल में रोज़गार दिया जाए। आज की डेट में फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि गढ़वाली वहाँ जो घर पे भी रह रहा है वो ज़्यादा भारी भरकम काम करने को राज़ी नहीं है। तो नेपाली भी है साथ में, वो लोग ज़रा ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन साथ में लोकल का भी है। देखो होता क्या है कि वहाँ पे जैसे धमेली में मैंने कोई काम किया, वहाँ पे बाहर के लोगों का आना जाना हुआ, तो उस क्षेत्र की बड़ी कुछ पब्लिसिटी तो बड़ी रही। उसके बाद आप मशीनों की, मैं भाई साहब से बात भी कर रहा था, ये बोल भी रहे थे कि मैंने कहा उसके बारे में मैंने बात की थी पौड़ी में, तो कोई है वहाँ पे, वो कह रहे थे यार वहाँ लगवा देंगे आपके यहाँ। मैंने उनसे कहा था कि फ़िलहाल जो है मुझे उत्पादन में थोड़ा वृद्धि लाने दो। इन चीज़ों को हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास अत्यधिक मतलब ये नॉर्मल जो है माल होना चाहिए ना। अब हमने 4 क्विंटल वहाँ टमाटर उगाया और उसके लिए अगर हमने मशीनों का प्रयोग कर दिया वहाँ की, हम इसे बना दें, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो ये अगले साल में मेरा 2024 में है लक्ष्य कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। आज जो शहद की आप बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर लूँगा या आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि नवंबर लास्ट में निकलता है। अभी पेटियाँ पैक हैं और उसमें निकालेंगे। अब देखते हैं 5-10 किलो जो भी हो, अगर संभव हो आपको यहाँ मुहैया कराया जाएगा। 100% आपका सारा शहद निकल जाए। ठीक है। और घी क्या, जहाँ तक बात है मैं उनसे भी बात कर लूँगा। 10, 20 या 50 भी होगा तो निकल। चलिए अब हम इसको सभा को समापन करेंगे क्योंकि भोजन के लिए विलम्ब हो गया हमारा, और भोजन लगाते हैं। अच्छा अच्छा तब तक आप प्रश्न करो जब तक भोजन। अच्छा अच्छा बोलिए 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 बोलिए। जब तक लगता है तब तक बोलो बोलो। थैंक यू। मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट एंटर किया डिस्कशन, तो काफ़ी सारी वार्तालाप बातचीत में मिस कर गया। तो अगर आपकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग से संबंधित कुछ सवाल हों तो मैं प्रयास कर सकता हूं उनका उत्तर देने का। तो कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी, इसलिए मैं कहाँ से शुरू करूं जानता नहीं हूं। अगर आप कुछ पूछ सकें तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। जी बात यह है कि इनका जो प्रोड्यूस है जी हाँ, वो एक तो ट्रांसपोर्ट की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह रहा है, और लोकल मार्केट्स इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सही उनको धोखा देते हैं जी हाँ। और बाकी मार्केट उनको दूर पड़ जाते हैं। तो सोल्यूशन जी मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, खासकर जब हम पहाड़ी कृषि से संबंधित मार्केटिंग की बात करते हैं। एक तो खेत बहुत दूर हैं, खेत से सड़क तक पहुंचाने के लिए खच्चर या घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप गाड़ी करते हैं, गाड़ी का अलग खर्चा पड़ता है। अगर आप गाड़ी नहीं करते हैं और मंडी वाले जब वहाँ पे आ रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं, तो वो अपने रेट पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे वो एक्सप्लॉयटेशन होता है किसान का। तो इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स देखे उनमें से एक मॉडल के बारे में बात करना चाहूँगा। नेपाल में भी काफ़ी सारे हिमालय क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं। और वहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल देखा है जहाँ पे लोग अकेले काम करने के बजाय या अकेले अपनी प्रोड्यूस मार्केट करने के बजाय कोऑपरेटिव की तरह काम करते हैं। तो एकता में बल है, सिंपल सी बात है। तो जितना हम, मुझे लगता है कि आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक ना कि सिर्फ एक अनऑफिशियल लेवल पे, एक ऑफिशियल लेवल पे उस चीज़ को फॉर्मल करके एक स्ट्रक्चर देकर, युवाओं को ऐड कर जो थोड़ा उसको स्ट्रक्चर देने में, फॉर्मल करने में, पेपर वर्क जो भी सब लगता है वो सब करने में, तो एक कोऑपरेटिव्स की तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हैं। अगर 10 किसान अलग अलग अपना 10 अलग अलग ट्रक लेके जा रहे हैं तो सबको 10 अलग अलग ट्रक खरीदने पड़ेंगे, जो हर कोई खरीद नहीं सकता है। पर वही 10 किसान अगर एक कोऑपरेटिव बना के एक गाड़ी खरीद लेते हैं तो वो एक गाड़ी या एक ट्रक शेयर हो रहा है, तो रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं। या किसी की, जैसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं हम फेस करते हैं, चाहे वो कृषि हो या दैनिक दिनचर्या की समस्याएं हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अपनी प्राकृतिक जो हमारा जीवन शैली थी उससे बहुत दूर आ चुके हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो बार्टर सिस्टम करते थे, एक के पास खच्चर था, एक के पास बैल थी, एक के पास गाड़ी था, जिसको जो चाहिए वो लिया। तो उसी तरीके से अगर हम उन्हीं सिस्टम्स की तरफ वापस जाने की कोशिश करें तो एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट किया जा सकता है लॉजिस्टिक्स, सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए।
और दूसरी बात आ गई मार्केटिंग की। सामान ठीक है पहुंचा दिया, 10 लोगों ने मिलके गाड़ी एक ले ली, सब ठीक हो गया, पर अब सामान बेचे कहाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती आती है हमारे सामने कि हमारे पास ककड़ी हो गई है बहुत सारी, है बहुत सारा झंगूरा हो गया है, कोदा हो गया है। अब इसमें भी जितना मैंने समझा है इस क्षेत्र में काम करते हुए कि हमें हमारे पास जो चीज़ बहुत सारी होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, पर जो लोग जिन लोगों के पास नहीं है उनको कदर है। जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनका जो लाइफस्टाइल या उनकी दिनचर्या की वजह से जो जीवन में इतने सारे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ रही हैं, उन सब बहुत सारी परेशानियों का डॉक्टर इलाज दे रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट मत लीजिए, आप कोनी का खिचड़ी खाइए, या आप ये मिलेट खाइए, ये वो मोटा अनाज खाइए। तो एक गैप है वो समझने में कि हमारे पास क्या है और उनको क्या चाहिए, वो गैप समझने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, जो लोग बातचीत कर सकते हैं, उनको आने की ज़रूरत है। और एक बार वो गैप फिक्स हो गया तो फिर उस कोऑपरेटिव को आप एक बड़ा कोऑपरेटिव कैसे बना रहे हैं। कुछ एक दूसरा सक्सेसफुल मॉडल जो उत्तराखंड में मैंने देखा है कि एक कोऑपरेटिव ने हम लोग नागटिब्बा के पंतवाड़ी गांव के पंतवाड़ी ज़िले के क्षेत्र के, ज़िला नहीं है, 19 गांव में काम कर रहे थे, सामान इकट्ठा करना शुरू किया। अब समस्या आई बेचें कहाँ। तो हमने आसपास के जो होटल्स हैं मसूरी में, जैसे JW मैरियट हो गया, JP हो गया, वहाँ पे जो उनके शेफ्स हैं उनसे बात करना शुरू करी कि आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग उम्र के लोग आते हैं, अलग अलग समस्याओं को फेस करते हुए लोग आते हैं, तो आप जो दिल्ली में बटर चिकन दाल मखनी मिल रहा है वो क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पे झंगूरे का पुलाव खिलाना शुरू करो ना, या कोनी की खीर खिलाना शुरू करो ना। दलिया वो मार्केट वाला क्यों लेते हो, मंडुए का दलिया बनाओ ना, चौलाई का दलिया बनाना। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने मेन्यू चेंज करवाए लोकल होटल्स के, वहाँ से डिमांड आना शुरू हुई। तो मार्केट लिंकेज क्रिएट करी जा सकती है। ख़त्म करूँगा इस बात को, नए आइडियाज़ को जोड़कर, नए आइडियाज़ युवाओं से आ सकते हैं, नए लोगों से आ सकते हैं। तो जितना हम एक्सपैंड करें, अकेले काम करने के बजाय जितना ज़्यादा मिल के काम करें, ये इस पे जोर देना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। नाम क्या भाई? मनी महेश जी का धन्यवाद। और चूँकि अभी हम आज हमने इग्नाइट किया इस थॉट को और काम करेंगे इस पे, निश्चित रूप से सारे उत्तर हमें आज नहीं मिलने वाले हैं, हमारे को परेशान होना ज़रूरी है, हम कुछ सवालों से परेशान रहेंगे तो हम इस पर आने वाले कई समय तक काम करेंगे। तो मनी महेश जी का धन्यवाद, उनकी सेवाओं को, उनके नॉलेज बेस को हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे आने वाले टाइम में। और चूँकि भोजन का हमारा समय 1:45 बजे का था, विलम्ब हो चुका, तो मैं चाहूँगा बुजुर्ग लोग भी हैं तो भोजन की ओर प्रसार करेंगे। और DC नौटियाल जी हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि वो धन्यवाद दे देंगे, तो उसके बाद हम भोजन की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार। धात की एक छोटी सी अपील पे आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, और विशेष रूप से हम आभारी हैं अपने चंद्रमोहन खरकवाल जी का, जिन्होंने, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने एक कोशिश की, पहले नौकरी से शुरू की और नौकरी को छोड़ करके अपने इलाके को, अपने क्षेत्र में आए। और जिस क्षेत्र से खरकवाल जी आते हैं, मुझे भी वहाँ सेवा करने का मौका मिला है, और मैं भी वहाँ पर लगभग 2000 तक मैं उस रूट रहा हूँ। पिपला टेका उस रोड को कहते थे, अब वो नरी कलजीखाल तक पहुँच गई है। तो उस क्षेत्र में मैं रहा हूँ, और वो वाकई बड़ा बेहद क्षेत्र है। पानी की भी वहाँ कमी है, पता नहीं अब खरकवाल जी ने कुछ पानी कर दिया होगा। तो उन क्षेत्र में इतनी, जैसे पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जैसी हैं, तो उन समस्याओं के बीच भी आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। 70 बीघे के नाली के, उसको आपने चक को आबाद किया है, और अपने क्षेत्र के लोगों को उससे जोड़ करके जिस भी तरीके से आप वहाँ पर कर रहे हैं, उसको वहाँ पर टमाटर का और तमाम वहाँ पर लोकल चीज़ों को उत्पादन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये बड़ी हमारे लिए प्रेरणादायक आज की ये बातचीत रही है कि अगर आप संकल्प लेंगे और आपके अंदर कुछ करने की क्षमता हो, आपने, चूँकि आप प्रधान भी हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रधान तो आज की डेट में सबसे बड़ी वर्तमान, पहले 2 बार आप प्रधान रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी योजनाओं से भी आप रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि चूंकि उत्तराखंड राज्य तो बना है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में आज भी जो योजनाएं हैं वो वहाँ के लोकल स्तर को लेकर के कभी भी नहीं बनती हैं। और ये जो विपणन की बात आप कह रहे हैं कि हमारे पास अगर सड़क होती तो ये हो सकता था,
उसका एक सबसे बड़ा मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मैं लोक निर्माण विभाग से हूँ, पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुआ हूँ, तो पीडब्ल्यूडी में हमारे यहाँ सेंटर की जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो यही योजना थी कि प्रत्येक गांव में सड़क पहुंचाई जाए। लेकिन उस सड़क के जो मानक हैं वो हम लोग नहीं तय करते, वो होते हैं सेंटर से या हमारे स्टेट से। तो उनका मानक ही जो है उन्होंने 250 लिखा हुआ कि जिस गांव में 250 लोगों की आबादी होगी वहीं हम अपनी सड़क की योजना देंगे। तो सबसे पहले तो गांव में जब आदमी नहीं है तो योजनाएं बनेंगी कैसे, वहाँ सड़क जाएगी कैसे। तो कई बार तो खैर अब जो लोग हमारे इधर के रह भी रहते हैं वो कई बार ये क्या करते हैं, यार तुम्हारे यहाँ सड़क बनानी है, हम अगर माना मुझे उस क्षेत्र का आइडिया है और हम उस सीट पर बैठे हैं तो कई बार हमें सोचते हैं यार कि 2-3 गाँवों को जोड़ करके इसको दिखा दो कि यार ये 250 हो गई है, अभी यहाँ सड़क पहुँच जाए। तो लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग भी कम हैं, क्योंकि जिस तरह से महकमे में आप देख रहे हैं उद्यान विभाग का घोटाला खुला, ये खुल रहा है, लगातार खुल ही रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं जो कि यहाँ के रह करके नहीं बनाई जाती हैं, इसलिए भी ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में काम करना है, और प्रधान जी वहाँ पर हमारे करकवाल जी जिस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पर आए हैं। एक सुझाव जो फूड प्रोसेसिंग का आप बता रहे थे, निश्चित तौर से जैसे टमाटर है, टमाटर के टाइम पर अगर कई बार जो है जहाँ बाजार में हम ले जा रहे हैं उसका रेट आगे आधे कर देते हैं। तो निश्चित तौर से अगर हम ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट बना दें, जैसे पाउडर उसका बन जाए, तो पाउडर बनने के बाद पेस्ट बन जाए, ये बन जाए, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रह भी सकता है और उसका अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। तो ये सारी इलाका है। मैं अभी भाई साहब हमारे सती जी जिस क्षेत्र की बात करें, मैं अभी गोबेसर का रहने वाला हूँ, उधर भी हमारे यहाँ बहुत सारा माल्टा होता है। लेकिन वो माल्टे की क्या है कि जब हम थे तब उस समय पहले तो 10 पैसे का एक भी मिल जाता था। अब वो माल्टा पहले तो मिलता नहीं है, और अगर कहीं रह भी जाता है तो वो गौणी बांदरों का हिसाब वहाँ ज़्यादा है। अब तो चले जाता है सगर, गंगोल गाँव, इस तरफ पहले माल्टा की बेल्ट मानी जाती थी। और हमने भी बहुत छोटे में बहुत माल्टा खाया, और अब माल्टा खाने को हम भी तरस जाते हैं। अब माल्टा आपके यहाँ ऊपर होगा तो वहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ देहरादून में आ गए तो यहाँ तो माल्टा किलो के हिसाब से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इस पर धादब ने हरेला गांव का कॉन्सेप्ट बनाया है, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह से अभी तो एक गांव की शुरुआत हुई है। अगर एक गांव में को ही हम पूरी ढंग से आबाद कर पाए, क्योंकि हमारे पास US रावत जी जैसे और तमाम विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको जियोलॉजी का भी अनुभव है और अपने क्षेत्र का भी भौगोलिक परिस्थितियों का भी अनुभव है, तो हम इन सभी चीज़ों से मिलजुल करके कोऑपरेटिव हो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम सरकार के पास जाएं जिस क्षेत्र में जो चीज़ का उत्पादन हो रहा है वहाँ के लिए, चाहे मनरेगा की जैसे आप कह रहे हैं कि अपने खेतों का आबाद करने की बात करें, बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन ये सुझाव आएगा कैसे, जब कोई हमारा प्रेशर वहाँ पर बनेगा। तो हम सोचते हैं, चूँकि हमने हरेला की जब शुरुआत की थी तो हम भी जानते थे कि उत्तराखंड में कोई हरेला सिर्फ कुमाऊँ के अलावा यहाँ मनाया नहीं जाता था। धीरे धीरे हमने बातचीत की तो हरेला आज पूरे उत्तराखंड में भी मनाया जा रहा है और सरकार के एजेंडे में भी शामिल हुआ। तो ऐसे ही अब ये मिलेट्स ईयर वाला जो इस साल चल भी रहा है, तो चूंकि आप सभी जानते हैं 1960 में जब हरित क्रांति हुई थी उसके बाद हमारे यहाँ से हमारा अनाज गायब हो गया था हमारी थालियों से, क्योंकि तब गेहूं और चावल की बात शुरू हो गई थी और गेहूं चावल का ही उत्पादन होना शुरू हुआ। हरित क्रांति के बाद वही सब हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे एक बार फिर मिलेट ईयर्स जैसा अब इस साल घोषित हुआ है, तो हम लोगों की थाली में फिर वो अनाज वापस आए, इसके लिए धाद भी चिंतित है। हरेला हमारे इसी से जुड़ा हुआ है और आदरणीय चंद्रमोहन खरगवाल जी जैसे अगर ऐसे ही कुछ लोग और उनके साथ शामिल हो जाएं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर हम अपने मिलेट्स की ओर पहुंचेंगे। एक बार चूंकि खाना लग चुका है, बहुत सारी बातें कहने को बहुत सारे लोग भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं धाद की तरफ से, एक एक साथी की तरफ से, कि आपने हमारी अपील को सुना। हमारी एक छोटी सी अपील पर आप यहाँ पर आए। खरगवाल जी कलजी खाल से, सतपुली से इतनी दूर से हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ और तमाम धाद परिवार आपका आभारी है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। चलिए आप सब लोग